प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस बार यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं संपूर्ण कहानी का सार लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए और इस वर्ग को देखिए, सुनिए। इस वर्ग से 5 से 7 प्रश्न जरूर आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। लाल पान की बेगम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। 1921 ईस्वी, पूर्णिया जिला, बिहार। यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1957 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, लाल पान की बेगम। बाद में इसे ठुमरी में संकलित कर दिया गया। 1958 ईस्वी में इसको जो है ठुमरी में संकलित कर दिया गया। यह जो है आंचलिक विशेष से युक्त लोक भाषा प्लस कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया। इस कहानी में, इस कहानी में लोक भाषा और अंग्रेजी शब्दों का कुछ प्रयोग किया गया है। और इस कहानी को स्त्री सशक्तिकरण के रूप में लिखा गया है, जो ग्रामीण सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है। और धान की फसल और किसान प्रेम की भी जिक्र किया गया है, और बलरामपुर का नाच देखने का भी जिक्र है। इसका जो पात्र है, स्त्री पात्र जो है, बिरजू की माँ है, चंपिया है, जंगी की पुतोहू है, लरेना की बीवी है, राधे की बेटी, मखनी फुआ, सुनरी, सिद्धू की बहू। और पुरुष पात्र जो है बिरजू है, पप्पा है, बाबू साहब और छोटा बेटा है। ठुमरी 1958 ईस्वी। कब? 1958 ईस्वी। 8वें नंबर की कहानी लाल पान की बेगम है। कहानी में जो है 8वें नंबर की कहानी कौन है? लाल पान की बेगम है। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लौटकर मिट्टी मल रहा है। बिरजू पूछेगा बिरजू का कितना उम्र था? तो 7 साल। बिरजू का उम्र कितना है? 7 साल का लड़का जो बिरजू है, शकरकंद के बदले में आंगन में तमाचे खा करके मिट्टी मल रहा है लोटपोट होकर के। और बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। बिरजू की माँ जो है कह रही कि माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। जंगी की पुतहू बिरजू की माँ से नहीं डरती है। जंगी की जो पुतहू है वो बिरजू की माँ से नहीं डरती है। जंगी की पुतहू मुंह जोड़ है। क्या है? जंगी की पुतहू मुंह से जोड़ है, यानी किसी से लड़ने के लिए भिड़ जाती है। और वे रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। कहाँ की लड़की है? रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। जंगी की पुतहू सींग खुजलाती फिरती है। सींग खुजलाना मतलब हमेशा झगड़ा खोजना, केकरो से झगड़ा कर लेती थी, किसी भी महिला से झगड़ा कर लेती थी। तो सींग खुजलाना मतलब हमेशा झगड़ा खोजना, केकरो साथ झगड़ा कर लेने के लिए। अरे चंपिया, आज जो है लोटे तो मुड़ी मोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ, बिरजू की माँ कह रही है। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम जंगी की पुतहू ने कहा था। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा था? जंगी की पुतहू ने कहा था। मीठी रोटी बना रही थी बिरजू की माँ नाच देखने जाने के लिए। बिरजू की माँ जो है नाच देखने जाने के लिए कौन सी रोटी बना रही थी? मीठी रोटी बना रही थी। और 10 साल की चंपिया पूछ देगा कि चंपिया का उम्र कितना है। लाल पान की बेगम कहानी में चंपिया की उम्र कितना है? तो 10 साल उम्र है। कितना उम्र है? मात्र 10 साल की चंपिया और 7 साल का लड़का बिरजू। बिरजू का उम्र कितना है? 7 साल। कोई टोल में किसी ने गाड़ी नहीं दिए, और जब गाड़ी मांगने के लिए गए थे तो कोडी टोल में किसी ने गाड़ी नहीं दिए थे। तो मलदहिया टोली मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मलदहिया टोल मियाँ जान का गाड़ी लाने के लिए जा रहा हूँ। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के लिए
बलरामपुर के नाच देखने के लिए मीठी रोटी बनाऊंगी। कौन सी रोटी बनाऊंगी? मीठी रोटी बनाऊंगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी। चंपिया जो है छींट की साड़ी पहनेगी। और बिरजू की माँ को मौसी कह के किसने पुकारा था? बाबू साहब का छोटा बेटा ने बिरजू की माँ को मौसी कह करके पुकारा था। बिरजू की माँ का भाग ही तो खराब है। क्या करिए कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला है। कैसा घर वाला मिला है? गोबर गणेश। अरे भाई, गोबर गणेश कहीं घर वाला होता है जी? लेकिन इस कहानी में जिक्र किया गया है। धान की 25 तो देख लो। धान का जो है 25 लेकर के आता है दिखाने के लिए। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना और 3 मीठी रोटी खाने के बाद कहा बिरजू की माँ, बिरजू के पापा के पास 5 बीघा जमीन है। कितना जमीन है? पूछ देगा कि बिरजू के पापा के पास कितना जमीन है? 5 बीघा। अब मैं कहानी आकाशदीप पर बात करूंगा। आकाशदीप लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह कहानी है, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और निधन 1937 ईस्वी में हुआ है। और यह आकाशदीप कहानी जो है 1928 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आकाशदीप का जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में 19 कहानियां संकलित है और यह 1928 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व है। क्या है इस कहानी में? प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व है। सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत भावना का द्वंद्व है। क्या है? सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत। सामाजिक मतलब पूरे समाज को लेकर के, व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति को लेकर के, और व्यक्तिगत भावना का द्वंद्व है। सामाजिक और व्यक्तिगत का भी द्वंद्व चल रहा है। ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का सहारा है। क्या है? ऐतिहासिक और काल्पनिक का भी सहारा है। समाज सेवा का संदेश है। स्त्री गौरव का बोध है। देश के प्रति प्रेम भाव है। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। कितने हैं? इस नाव पर केवल 10 नाविक और 1 प्रहरी है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? स्त्री ने कहा, क्या स्त्री होना कोई पाप है? मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए हैं। आपत्ति सूचक तुर्य बजाने लगा। क्या हुआ? आपत्ति सूचक तुर्य बजाने लगा। पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा छोटा नायक। बलि द्वीप का नाम आया। किसका? बाली द्वीप का नाम आया। किस द्वीप का नाम आया है? बाली द्वीप का नाम आया है। यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। क्या है? जलमग्न शैलखंड है। कौन कहता है ये बात? नायक कहता है कि यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। और बुधगुप्त चंपा के बीच संवाद होता है। देखिए, बुधगुप्त और चंपा के बीच क्या क्या संवाद होता है। जाह्नवी के तट पर चंपा का घर है। कहाँ है? चंपा का घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर चंपा का घर है, जहाँ चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। मणिभद्र यहाँ प्रहरी का काम करते थे। मणिभद्र जो थे यहाँ पे प्रहरी का काम करते थे। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। कौन मेरा घर है? समुद्र ही मेरा घर है। मणिभद्र कहता है 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। मैं ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय हूँ। क्या हूँ मैं? मैं जो हूँ ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय हूँ। और 5 बरस के बाद क्या होता है? और ये जो है कहानी 5 वर्ष के बाद जो है आया है। वह चंपा की रानी कहती थी, वह चंपा की रानी कहती थी बुधगुप्त की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से? बुधगुप्त की आज्ञा से चंपा की रानी कहती थी। चंपा की माता मिट्टी का दीपक बांस की पेटरी में भगीर थी। क्या थी? बांस की पेटरी मतलब बांस के सबसे ऊपरी भाग में तट पर बांस के साथ ऊपर टांग देती थी। चंपा की माता जो है मिट्टी का दीपक बांस के सबसे ऊपरी भाग में क्या करते थे? टांग देते थे। और जल में बंदी होना कठोर प्रचारों से होता है। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं पाप को नहीं मानता हूँ, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। कौन कहती है? चंपा कहती है मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं पाप को नहीं मानता हूँ, मैं दया को नहीं मानता हूँ और समझ सकता हूँ कि उस लोक में विश्वास ही करता हूँ, मैं उस लोक पर सिर्फ विश्वास करता हूँ। बुधगुप्त मेरे लिए सब मिट्टी है।
चंपा ने कहा कि बुद्धगुप्त मेरे लिए क्या है, सब मिट्टी है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती है। क्या करती है चंपा? उस दीप स्तंभ में आजीवन आलोक जलाती रहती है। अब मैं धीरे धीरे एक कहानी जो है, दो कहानी खत्म हुई है, तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी है। माधवराव सप्रे द्वारा लिखा गया यह कहानी है। इस कहानी में माधवराव सप्रे का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ है और निधन 1926 ईस्वी में हुआ है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी इसका प्रकाशन है। लेखक जो है इसका माधवराव सप्रे हैं। इस कहानी को छत्तीसगढ़ के मित्र पत्रिका में प्रथम बार 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका है। इस कहानी में सिर्फ दो पात्र हैं। इस कहानी में कितने पात्र हैं? सिर्फ और सिर्फ दो पात्र हैं। पहला जमींदार और दूसरा अनाथ विधवा। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। यह कहानी जो है वर्ग भेद पर आधारित है। बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। एक बुजुर्ग विधवा महिला जो है उनके द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना। जमींदार साहब को अपने महल का हाता मतलब होता है छज्जी, नहीं कहते हैं गांव में हम लोग, छज्जी जो बढ़ा देते हैं, थोड़ा इन्ने बढ़ा दे, थोड़ा उधर भी बढ़ा देते हैं, तो हाता मतलब होता है कि छज्जी बढ़ा देना। जमींदार का इच्छा था कि मैं इस गरीब विधवा के जमीन में अपना हाता बढ़वाऊं, यानी छज्जी को बढ़वाऊं। जमींदार साहब को अपने महल का यानी हाता बढ़ाना था। झोपड़ी तक बढ़ाने की क्या होगी? इच्छा हो गई। उनका इच्छा हो गया था कि मैं इन गरीब विधवा के झोपड़ी तक अपना हाथा बढ़ा लूं। विधवा का जो है प्रिय पति और एकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गया था। इस विधवा का जो है एक प्रिय पति था और एक पुत्र था, दोनों उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतहू भी एक, उसकी विधवा की जो पुतहू थी, यानी पुत्र का पत्नी पुतहू होता है, पुतहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, यानी गुजर गई थी। उसकी 5 वर्ष की कन्या मतलब पोती हुआ, बेटी। अब बेटी मतलब हुआ उस बुढ़िया की पोती, यानी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर उनकी माता चली गई, यानी बुढ़िया की पुतहू। उस विधवा का एकमात्र आधार उसकी पोती थी। उनके जीवन का जो है विधवा बुढ़िया का जीवन का एकमात्र आधार उनका पोती था। जब पूर्व स्थिति की याद आती है तो फूट फूट कर रोने लगती है बेचारी। वो बच्ची जो है 5 वर्ष की बच्ची कन्या, वो जब पूर्व स्थिति की याद आती है, उस झोपड़ी में जो रोटी बनाती थी, खाती थी, रहती थी, उनका जब याद आता है तो लगे फूट फूट कर रोने लगती है और विधवा आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। और विधवा को जब यहाँ से हटा दिया गया, अपना वो जमींदार जो थे वो जमींदारी चाल चल के उन बुधिया को क्या किया, हटा दिया गया वहाँ से। बेचारी गरीब थी, शोषण कर लिया गया उनके साथ। जमींदार है भाई, कानून का सहारा लेकर के उनको हटा दिया गया। और वो क्या करती बेचारी बुढ़िया, विधवा बुढ़िया, अपना कहीं बगल में, कहीं दूर जा करके या उसी के अगल बगल में कहीं रहने लगी। विधवा आस पड़ोस में यानी अगल बगल में ही रहने लगी कहीं जा करके। जब से झोपड़ी छूटी है तब से पोती खाना पीना छोड़ दिया है। जब से झोपड़ी छूटी है तब से बुढ़िया करे कि मेरी पोती खाना पीना सब छोड़ दी है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो कर्तव्य भूल गए थे। जमींदार साहब जो थे धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। और जब वो बुढ़िया आई तो उनको बोले कि जमींदार साहब, क्या मैं इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले सकता हूँ? तो जब पहले जमींदार साहब बोले कि नहीं, जाओ, नहीं होगा, हटाओ इसको, मेरे सामने से हटाओ। वहाँ पे जो लेबर सब काम कर रहे थे, मजदूर सब काम कर रहे थे, उन सबको बोले इनको मेरे सामने से हटाओ। लेकिन जब वो बार बार विनती किया, आग्रह किया कि मुझे सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी लेने दीजिए, मैं उस मिट्टी से चूल्हा बनाऊंगा और उन चूल्हे पर जब रोटी पकाऊंगी तो उम्मीद है कि मेरी पोती खाना खाएगी। इतना कहने के बाद जब आज्ञा दे दिया, जमींदार ने बोला कि चलो ठीक है ले लो। जब ये बुढ़िया माता जब गई लेने के लिए, विधवा बुढ़िया मिट्टी ले करके जब बाहर निकली तो बोली जमींदार साहब जरा इनको हाथ लगा दीजिए और मेरे सर पर उठा दीजिए। जब ये उठाने के लिए बोले हैं तो पहले उन्होंने बोला किसी मजदूर से कि चलो उठा दो, तो मजदूर ने
फिर बुढ़िया माता ने कहा कि साहब आप ही थोड़ा हाथ लगा दीजिए। तो जमींदार साहब से टोकरी नहीं उठे। जब टोकरी नहीं उठे तो बुढ़िया बोली, महाराज जमींदार साहब, ये एक टोकरी भर मिट्टी अगर आपसे नहीं उठाई जाती तो इसमें तो कितने टोकरी मिट्टी हैं, ये आपको जन्म भर कैसे उठाए जाएंगे। और ऐसी बात सुन करके उस जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया। तो इस कहानी का मुख्य सार यही है कि बुढ़िया जो है, विधवा बुढ़िया, उनके द्वारा जमींदार का क्या किया गया, हृदय परिवर्तन कराया गया। अब मैं कहानी कानों में कंगना पर बात करूंगा। कानों में कंगना का लेखक राधिका रमन प्रसाद सिंह है, जो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1913 ईस्वी है। लेखक राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ है और निधन 1971 ईस्वी में हुआ है। और राधिका रमन प्रसाद सिंह को शैली सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैली सम्राट कहा जाता है। यह एक मार्मिक कहानी है। क्या है? यह जो है कानों में कंगना एक मार्मिक कहानी है। स्त्री की पीड़ादायक स्थिति का चित्रण हुआ है। स्त्री का जो है पीड़ादायक स्थिति का चित्रण हुआ है। प्रेम और वासना की अभिव्यक्ति है इस कहानी में। प्रेम और वासना की अभिव्यक्ति है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसके क्षरण की चिंता दिखाई गई है। दुष्यंत और शकुंतला का भी वर्णन किया गया है इस कहानी में। दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। यह कहानी 3 खंड में विभक्त है। कितने खंड में? 3 खंडों में यह कहानी विभक्त है। नरेंद्र द्वारा किरण का कंगन पहनाने की, नरेंद्र द्वारा किरण का कंगन पहनाने की, और दूसरा योगेश्वर द्वारा किरण को नरेंद्र को सौंपना। योगेश्वर जो है किरण को नरेंद्र को सौंप देते हैं। और तीसरा खंड में है नरेंद्र के गृहस्थ पतन की कथा है, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उनका जब पतन होता है, इनके बाद इनका भी कथा का जिक्र किया गया है। इनका भाषा है काव्यमयी भाषा का। इसमें काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास का प्रयोग ज्यादा किया गया है और मुहावरों का लच्छेदार प्रयोग किया गया। इस कहानी में मुहावरों का लच्छेदार प्रयोग किया गया है। प्रकाशन वर्ष 1913 इंदु पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। पात्र है किरण, योगेश्वर, नरेंद्र, जूही, किन्नरी, मोहन। इसका पात्र क्या है? किरण है और योगेश्वर है, नरेंद्र है, जूही है, किन्नरी है और मोहन है। स्थान है मुरादाबाद का स्थान का जिक्र किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? यह एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी है। किरण अभी भोरी थी। क्या थी किरण? किरण अभी भोरी थी। आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। आज जो यह घटना हुआ है, यह घटना वो मरते दम तक नहीं भूलेगी। ऋषिकेश के पास कहाँ? ऋषिकेश के पास एक सुंदर सा वन है। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधित्व था। क्या था? इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। पिता की आज्ञा था कि उनके यहाँ जाकर अपने सब धर्म ग्रंथ पढ़ डालो। पिता जो आज्ञा दिए थे कि उनके यहाँ जाओ और सभी धर्म ग्रंथ को पढ़ डालो। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को उठाकर ले आई थी। लोचनों के कानों पर दो बूढ़ों निकलकर झांक रही थी। लोचनों के कोनों पर 2 बूढ़ों निकलकर झांक रही थी। किरण को वनफूल कहा गया है। किरण को क्या कहा गया है? वनफूल कहा गया है। ककड़ी जाल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। ककड़ी जो है जाल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती है। और तीसरा भाग में है 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन ने यह नाच देखने गया था। किरण हेमंत की मालती बनती थी और उनकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। घर आते ही जूही को पुकार उठा, कहीं कानों का कंगना। क्या है? कहाँ वही कानों का कंगना, कान का जो कंगन। चढ़ा नशा उतर पड़ा। जब ये लास्ट पॉइंट है, चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें समझ गई, आंखें पर की पट्टी खुल गई। लेकिन है खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। जब जीवन में अंधकार ही अंधकार, कुछ नहीं बचा।
जब कुछ नहीं बचा तब उनका आंख खुला, जब अब पछतावा का भयो, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत से चुग जाती है तो फिर पछता करके क्या फायदा होता है। यही हुआ किरण के साथ और इनके पति के साथ। अब तो चिड़िया खेत से चुग गई, अब पछता कर क्या फायदा, अंत में यही होता है। अब है कहानी दुलाई वाली। दुलाई वाली, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। लेखिका बंग महिला राजेंद्र वाला घोष है। कौन है? लेखिका बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। जन्म जो है इनका 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ है। परिवार, पिता जो है राम प्रसन्न घोष, माता नीदर वासनी, पति पूर्ण चंद्र प्रकाश। अथान रचना जो है कहानी है। ये रचना क्या है? कहानी है। पहला चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, दालिया 1909 ईस्वी में। भाई बहन बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। यह जो है बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। बंग महिला को छापामार लेखिका कहा जाता है। बंग महिला को क्या कहा जाता है? छापामार लेखिका कहा जाता था। बचपन का नाम रानी और चारू वाला था। मिर्जापुर में रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने पर हिंदी में लिखने लगी। क्या कि मिर्जापुर में रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने पर हिंदी में लिखने लगी। पहला कहानी इंदुमती, लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। यथार्थ इनका चित्रण जो है पत्रानुकूल भाषा और मनोरंजन प्रधान कहानी है। इनका पात्र जो है दुलाई वाली कहानी का पात्र देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। बंसीधर की पत्नी जानकी देई, जानकी देई की छोटी बहन सीता, बंसीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी। इस कहानी में दुलाई वाली नवल किशोर और नवल किशोर स्वदेशी समर्थक थे। नवल किशोर कैसे थे? स्वदेशी समर्थक थे। गोदौलिया का जहाँ का जिक्र किया गया है तो पूछे गोदौलिया क्या है? तो गोदौलिया बाजार है। लोक भाषा का प्रयोग किया गया। इस कहानी में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। काशी जी के दशामेव घाट पर, कहाँ पे? यह कहानी जो है काशी जी के दशामेव घाट पर कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। क्या हुई? नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरे से अपनी नई बहू को भी ला रहे हैं। नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? पूछ देगा, नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरे से अपनी नई बहू को ला रही है। पूछेगा नई बहू को कहाँ से ला रहे हैं? तो आगरे से ला रहे हैं। बंसीधर जो है इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में इसका ससुराल है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है। नवल किशोर क्या है? इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछों को कौन पूछे? जिसके पास कुछ नहीं है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, जब गाड़ी करने के लिए गया 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही। पर तो क्या किया इन्होंने? इक्का ही कर लाया। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? कुछ भी स्थिर नहीं। इस अस्थिर संसार में जो है स्थिरता कहीं नहीं है, स्थिरता कोई कुछ भी नहीं है। सिकरौल के स्टेशन के पास, देखिए कहाँ कहाँ का जिक्र किया गया। सिकरौल स्टेशन, सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ ली। क्या कि अच्छी तरह से पोंछ ली। जो रोने लगी, रो रही थी। देखिएगा बेटी जब कन्या जब ससुराल से विदा होती है तो जाने समय में रोती है। तो कहाँ तक? सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पोंछ ली। एक देसी धोती पहनकर आना था। कौन चीज पहन के आना था? एक देसी धोती पहनकर आना था। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना,
नवल किशोर जो थे वो कट्टर स्वदेशी थे। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बराबरी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगे, देसी लेने में भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देसी ही ना। गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। कहाँ पहुंची? गाड़ी जो है इस बीच में कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे, क्योंकि वह जो है स्त्री से बेटिकट हैं। क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले गए हैं। आज जो है कैसी साइत में निकले हैं घर से कि एक के बाद दूसरे आफत में फंसते चले जा रहे हैं। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। अरे तुम क्या जाने इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी का प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आए। अब मैं धीरे धीरे कहानी सबसे समझिए, अच्छा कहानी है ये। ईदगाह 1933 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। इनका लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी ईदगाह 1933 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। ईदगाह का अर्थ जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है उस जगह पर ईदगाह मनाई जाती है। मेले का आयोजन, इस कहानी में मेला का आयोजन किया गया है और मेला में बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर पहले खंड में प्रकाशित है। मानसरोवर जो है पहले खंड में प्रकाशित है। ईदगाह 1933 ईस्वी संकलित मानसरोवर भाग 1। आबिद पिता है जिसका निधन हैजे से हो गया है और माता का निधन पिलिया से हो गया है। पात्र है हामिद, अमीना, आबिद। अन्य बच्चे जैसे पात्र क्या है? प्रमुख पात्र क्या है? हामिद है, अमीना है, आबिद है। और अन्य बच्चे हैं मोहसिन जो भिस्ती लेता है, महमूद सिपाही लेता है, नूरे वकील लेता है, सम्मी खंजरी लेता है। और गांव और शहर दोनों जगह का वर्णन है। इस कहानी में गांव और शहर दोनों जगह का वर्णन है। रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है। ईद कब आती है? रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। कितने रोजे के बाद? पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। कितने दिन के बाद? रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत खुश थे। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। हामिद जो है 4-5 साल का बच्चा है जो अच्छा है, सुंदर है, दुबला पतला है। हामिद का पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। हामिद का जो पिता था गत वर्ष हैजे से उनका निधन हो गया था। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता था। हामिद जो है अपने बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता था। आशा तो बड़ी चीज है, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेता है। राई का पर्वत मतलब है छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। हामिद के अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। हामिद के अंदर क्या है? प्रकाश है कि पिताजी आएंगे ही, माताजी आएंगे ही, और बाहर से आशा है। 30 कोस चलेगा कैसे? कितने दूर? गांव से उस मेला का दूरी कितना है? 3 कोस। कितने कोस? 3 कोस है। 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। क्या होंगे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। उस दिन 3 कोस, 30 नहीं 3, गलती हो गया। 3 कोस, मात्र 3 कोस। 3 कोस मेला, और जहाँ पे ईदगाह मेला लगा था वहां से घर की दूरी मात्र 3 कोस है। कितने कोस? 3 कोस है। 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। उस दिन अमीना फहीमन के कपड़े सिले थे, और फहीमन के जब कपड़े सिले थे तो कितने रुपए मिले थे? 8 आने पैसे मिले थे। शहर अब है शहर का वर्णन। रास्ते में सबसे पहले क्या आता है?
अदालत आता है। मेला जाने के क्रम में रास्ते में सबसे पहले अदालत आता है, फिर कॉलेज आता है, क्लब घर आता है, पुलिस लाइन आता है, क्या क्या सब आता है। 1 नंबर में क्या आता है? 1 नंबर में अदालत, क्या आता है? अदालत। 2 नंबर में कॉलेज, 3 नंबर में क्लब घर, 4 नंबर में पुलिस लाइन। क्लब घर में जादू होता है। क्या होता है क्लब घर में? क्लब घर में जादू होता है। मेरे मामू एक थाना में कांस्टेबल हैं। किसके मामू? मोहसिन के मामू। मोहसिन कहते हैं मेरे मामा जो हैं थाना में कांस्टेबल है। कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, कोई न धन देखता है न पद देखता है। नूरे को वकील से प्रेम है, हामिद खिलौने की निंदा करता है। लड़के इतने त्यागी नहीं होते जब अभी नया नया शौक हैं। लड़के जो हैं छोटे छोटे बच्चे इतने त्यागी नहीं होते हैं। जब नया नया शौक रहता है, कोई नया नया खिलौना आता है तो इतना भी त्यागी नहीं होते हैं, किसी को दे देंगे, किसी बच्चे को भी लो और मैं बैठ रहा हूँ। इतने बच्चे त्यागी नहीं होते हैं। हामिद ललचाता रहा। हामिद जो है बच्चा बेचारा ललचाता रहा। हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराई लिखी गई है। देखिए हामिद के पास मात्र 3 पैसा था और उनको चिमटा लेना था और सभी बच्चे मिठाई खा रहे थे। तब हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, इनकी किताबों में क्या है, बहुत बुराइयां लिखी है। मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ। हामिद कहता है कि मैं गरीब सही हूँ लेकिन मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ। चिमटा का दाम 6 पैसे बोले थे दुकानदार और 3 पैसे में दे दिए। चिमटा का दाम कितना बोले थे दुकानदार? 6 पैसे बोले थे और दिए कितने में? 3 पैसे में दे देते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद कहता है चिमटा मेरा बहादुर शेर है। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक तरफ हामिद अकेला और दूसरी तरफ सब। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे दल में जा मिला था। सम्मी जो है दूसरे दल में जा मिला था। आग में बहादुर ही कूदते हैं। हामिद कहता है आग में बहादुर ही कूदते हैं। विजेता को हराने से जो सत्कार मिलता है वो हामिद को मिला है। हामिद को कौन सा सत्कार मिला है? विजेता को हराने से जो सत्कार मिलता है वह सत्कार हामिद को मिला है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। क्या हुआ? 11 बजे गांव में हलचल मच गई। अब है कोसी का घटवार। कौन कहानी है? कोसी का घटवार, जिनका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। इस कहानी में सबसे पहले मैं बता दूं कि जंगल का वर्णन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 पेड़ का वर्णन किया गया है, काफल का पेड़, मिहल का पेड़ और दारिम का पेड़। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों पूछ सकता है एग्जाम में। काफल का पेड़, मिहल का पेड़ और दारिम का पेड़। भाषा जो है लंबे वाक्य विन्यास है, अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण गोसाई पात्र हैं इनका। अन्य है उमेद सिंह, धर्म सिंह, राम सिंह, यानी जिसको रमुआ कहते हैं। इनका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। यह कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कोसी का घटवार शेखर जोशी का जो लेखक है, कोसी का घटवार लेखक हैं शेखर जोशी। यह कहानी जो है कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। कोसी के घटवार कहानी में 10 कहानियां संकलित हैं। कितने कहानियां संकलित हैं? 10 कहानियां संकलित हैं। इसका पात्र है लक्ष्मण, जिसका विवाह राम सिंह से होता है, और फौजी गोसाई। कोसी का घटवार कहानी संग्रह की कहानियां जो हैं, सबसे पहले दाज्यू, पहला दाज्यू, दूसरा उस्ताद, तीसरा कवि प्रिया, चौथा बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, 5वां है किंगरेमी जनार्दन, 6ठा है कोसी का घटवार, 7वां है जी हरिया, 8वां है पद्मा की कहानी, 9वां है सुबो दीदी और 10वां है बदबू। गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा, मिहल की छाव, यानी मिहल की छाव में
का वर्णन किया। मिहल का पेड़ होता है, काफल, मिहल और दारिम, 3 पेड़ का वर्णन किया गया है। तो मिहल की छांव। सूरज कहाँ से कहाँ चला गया, कैसी अनहोनी बात है। जेठ बीत रहा है, 2 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर से उमेद सिंह के घट में देख लो, उमेद सिंह के घट में भी जाकर के देख लो। सूखी नदी के किनारे बैठ गुसाई सोचने लगा, पुरानी फौजी पैंट, इस पैंट के बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। क्या कर रही थी? काफल के पेड़ के नीचे जो है गुसाई के घुटने पर सिर रखकर जो है लेटी लेटी लक्ष्मा काफल का फल खा रही थी। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। खुद अच्छी औरत मिली है, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख। यानी बहुत सुंदर, सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर पटाखा का वर्णन किया गया है, मिली है। यानी सुंदर लड़की, खूबसूरत लड़की मिली है। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटियरी ट्रांसफर लेने वाले की लिस्ट में नायक गुसाई का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल तक मिहल की छाव में चला गया। कहाँ चला गया? मिहल की पेड़ के छाव में चला गया। जिनका भगवान नहीं होता उनका कोई नहीं होता। एक अभागा मुझे रोने के लिए रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी जो है आदमी के काम आते हैं। क्या होता है? दुख तकलीफ में ही आदमी के काम आते हैं। चिप की दावत, भीष्म सहनी। लेखक भीष्म सहनी है। 1915 ईस्वी में ये गद्यकार थे और जनवादी कवि भी थे। मध्य वर्ग की नौकरी, इस कहानी का विषय जो है मध्य वर्ग की नौकरी, बृहद विमर्श के दृष्टिकोण से भी प्रसिद्ध कहानी है। आज के मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन को दिखाने का प्रयास किया गया है, आचरण को दिखाया गया है। भारतीय आदर्श को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति अपनाने का प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जा सकता है। इसे जो है प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जा सकता है। इसका पात्र है सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ, चीफ, सामनाथ का बॉस एक अमेरिकी है। सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई थी। माँ का क्या होगा? श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? सामनाथ अपने पत्नी की ओर घूम करके बातें कर रहा है कि माँ का क्या होगा, सहेली के घर भेज दो। से कहाँ भेज दो? उस सामनाथ की पत्नी कहती है कि उनको सहेली के घर भेज दो। माँ मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती हूँ। माँ कहता है कि बेटा मैं जब से बीमारी से उठी हूँ तब से नाक से सांस नहीं ले सकती हूँ। सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। माँ कहता है सामनाथ को सभी जेवर, तुम्हारे जेवर गहना गुड़िया सब जो है तुम्हारे पढ़ाई में, जेवर मतलब गहना गुड़िया तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। अब सामनाथ कहता है माँ तूने जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। क्या यह सत्य है? कभी नहीं सत्य है भाई। माँ बाप का कर्ज कभी पूरा होता है? नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। साहब को विस्की पसंद था। क्या पसंद था साहब को? विस्की पसंद है। मेम साहब को पर्दे पसंद है। क्या है? साहब जो आए थे उसको विस्की पसंद था और मेम साहब को पर्दे पसंद आए और सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया। माँ को देखकर सामनाथ क्रुद्ध हो उठे, चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे।
चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है। माँ एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। जब गीत गाने का जिक्र किया गया तो माँ ने एक पुराना विवाह गीत गाया, हरियाणी माए हरियाणे माए, हरिया दे भागी भरिया। ठीक ना, ऐसे ही कुछ गीत है। माँ बोली सामनाथ से, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, तुम चली जाओगी माँ तो फुलकारी कौन बनाएगा। इसमें जिनके साहब थे उन्होंने फुलकारी बनाने के लिए कहे थे। तो अब सामनाथ सोच रहा है अगर माँ चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। अब है दुनिया का अनमोल रतन, लेखक प्रेमचंद। दुनिया का अनमोल रतन जो है का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। यह कहानी सोजे वतन 1908 ईस्वी में संकलित हुआ है। खून का वह आखिरी कतरा, खून का जो है वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन वही होता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या होता है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वह दुनिया का अनमोल रतन होता है। इस कहानी का पात्र है दिल फिगार, घायल हृदय, दिल फरेब, धोखा देने वाले, बुजुर्ग, काला चोर, घायल सिपाही, सती होने वाली स्त्री, सौंदर्य की देवी यानी मलका, अत्यंत सुंदर दमन फटेहाल। दुनिया का अनमोल चीज मेरे दरबार में लेकर आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी कबूल करूंगी, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। सूली मतलब फांसी पर झुलवा दूंगा। जोबदार लाठी लिए पहरेदार, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे ज्यादा बेमिसान चीजें की तलाश में कमर कस सकता हूँ। रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था, रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे, फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, अरबी घोड़े का शाह सवार है। चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख लेके आया। मासूकना अदा से अपने रूप का जलवा दिखा, फिर नजरों से ओझल हो गई। क्या हो गई? नजरों से ओझल हो गई। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी है और सिवाय मौत के कुछ नहीं छीन सकता है। दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। कहाँ मर रहा हूँ? दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज होता है। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित यह कहानी है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी उसने कहा था। 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में। इसका विषय है उदात्त प्रेम, बलिदान, वचनबद्धता की अनूठी कहानी। राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी का पहली कहानी माना है। राजेंद्र यादव जो है इसे हिंदी का पहली कहानी माना है। यह फ्लैशबैक के आधार पर लिखा गया है। अमृतसर का वर्णन है। जर्मनी से युद्ध होता है। 25 वर्षों के घटनाक्रम को समेटे इस कहानी में 25 वर्ष के घटनाक्रम को समेटे हो। कितने दिन के घटनाक्रम को? 25 वर्षों के घटनाक्रम को समेटे हुआ है। पात्र है लहना सिंह, सूबेदार निहोरा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, बजीरा सिंह, किरती सिंह, लपटन साहब। प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप, प्रेम का जो है एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। क्या लेने आया था? मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था। देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाया। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। क्या था? बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। बजीरा सिंह कहता है देश क्या है? स्वर्ग है। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। निमोनिया से मरने वाले को मुहर में मिला। निमोनिया से जो है मरने वाले को मुहर्रबे मिला है। गीत है दिल्ली शहर से
पिसोर नू जंदिए कन कर लेना लोंगा दा व्यापार मारिए कर लेना नदारे सौदा आरिए। बोधा सिंह कहता है अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल ओढ़कर 2 कंबल एक बारकोट कर सो रहा, एक बारकोट और ओढ़ कर सो रहा है। बोधा बोला, रोम रोम में तार दौड़ रहा है। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्या यह देश पसंद नहीं? जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। कहाँ गए थे? जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। पाजी कहीं सामने से नीला गाय निकली है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त सबसे बड़ा अफसर थे। क्या थे? जमादार लहना सिंह इस वक्त सबसे बड़ा अफसर थे। 8 नहीं 10 लाख एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। डाक बाबू पोलहू राम भी डर गया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लहना को जो है भारी घाव है। ऐसी चल रही थी जैसी वानभट्ट की भाषा में दंतविनोपाचार कहलाती है। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। बोधा सिंह जो है ज्वर में बर्रा रहा था। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जब मृत्यु नजदीक आता है, मौत नजदीक आता है, तो उस समय स्मृति बहुत साफ हो जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का? लहना सिंह 12 वर्ष का है। उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है और 25 वर्ष बाद लहना सिंह जमादार हो गया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम मैदान में घावों से मरा राफल जमादार सिंह।